राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव अंग आर्टिकल 168। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। विधानसभा का औचित्य क्यों? कानून बनाने में, विधानसभा की जल्दबाजी मतलब शीघ्रता को रोकने में, चर्चा करने, कानून बनाने में विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए विलंब करने वाला सदन है। विधान परिषद की आलोचना, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत, यह राज्यों में अपव्यय यानी फिजूल खर्च में वृद्धि करेगा। यह जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह अनावश्यक देरी करेगा। वर्तमान समय में कार्य करने के दौरान यह विधानसभा में हारे हुए सदस्यों का निकाय बन जाता है। राजनीतिक पतन, अपराधीकरण के लक्षण इसमें विद्यमान है। चर्चा में विशेषज्ञता या गुणवत्ता के बजाय कभी कभी राजनीतिक संकीर्णता के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। आर्टिकल 169 विधान परिषद का सृजन एवं उत्साधन। अधिकार संसद को प्रक्रिया कानून बनाकर साधारण बहुमत द्वारा, संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा क्योंकि साधारण बहुमत से हो रहा है। शर्त है जब राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, मतलब ऐसा प्रस्ताव विधानसभा विशेष बहुमत द्वारा पारित करे, विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और विधानसभा के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। विशेषता विधानसभा विधान परिषद की, अधिकतम सीटें 500 विधानसभा की, विधान परिषद की विधानसभा की सीटों का 1/3, न्यूनतम सीटें 60, अपवाद के रूप में सिक्किम, गोवा। अब विधान परिषद में अधिकतम सीट मतलब न्यूनतम सीटें 40 हो सकती हैं। निर्वाचन, विधानसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिकाओं या जिला बोर्डों या अन्य जिन्हें संसद कानून बनाकर निश्चित करे द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। योग्यता, भारत का नागरिक हो, मिनिमम 25 वर्ष, ये मतलब ये करीबन राज्य विधानमंडल के लिए है। राज्य का नागरिक हो 30 वर्ष, ये विधान परिषद के लिए है। कार्यकाल 5 साल पहली बैठक की तारीख से, इससे पहले भंग हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में वृद्धि यानी किया जा सकता है। अब विधान परिषद में अस्थायी सदन है, कोई कार्यकाल नहीं, कभी भंग नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल होता है अधिकतम 6 वर्ष का, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी, स्पीकर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधान परिषद में। नियुक्ति, विधानसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को स्पीकर एवं अन्य एक को डिप्टी स्पीकर चुनती है। और विधान परिषद अपने सदस्यों में से किसी एक को सभापति एवं एक को उपसभापति चुनती है। हटाया जाना पीठासीन अधिकारियों को जब ये सदस्य न रह जाए। अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष अध्यक्ष को तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से न्यूनतम 14 दिन पूर्व की नोटिस पर, जब वे सदस्य न रह जाएं, मतलब विधान परिषद के लिए जब वे सदस्य न रह जाएं, सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र सौंप सकता है। विधान परिषद मात्र विलंब करने वाला सदन है, अधिकतम 4 माह का विलंब कर सकता है। सलाह विधानसभा पर बाध्यकारी नहीं होता है। विधानसभा विधान परिषद समयावधि मतलब किसी विधेयक को विधानसभा विधान परिषद को भेजेगा और विधान परिषद विधेयक को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन 3 माह के भीतर ही उसे दोबारा मतलब विधान परिषद सभा को भेजना होगा। फिर विधेयक पुनः भेजा जाएगा, विधेयक अस्वीकार होना मतलब 4 माह का टोटल मतलब मिला जुला के 4 माह का ही अधिकतम विलंब किया जा सकता है विधान परिषद द्वारा। CAG भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के मध्य मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG आय व्यय का विवरण लेखा कहलाता है, लेखों की जांच लेखा परीक्षण कहलाता है तथा लेखा तैयार करने का काम लेखांकन कहलाता है। लेखा परीक्षण करने वाला लेखा परीक्षण कहलाता है।
आर्टिकल 148 में है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम 65 की वर्ष की आयु तक, हटाया जाना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। सीएजी की स्वतंत्रता के प्रावधान, हटाने का तरीका बेहद कठोर है जब तक संसद विशेष बहुमत से पारित न करे। इसके वेतन भत्ते, कार्यकालीय खर्च भारत के संचय निधि पर भारित होते हैं। पुनर्नियुक्ति प्रतिबंधित है। सीएजी के रिटायर होने के बाद कहीं नहीं कुछ कर सकता। लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा से जुड़े लोगों की सेवा शर्तों में परिवर्तन सीएजी के परामर्श के बाद होगा। कार्य, आर्टिकल 149, कार्य संसद द्वारा निर्धारित होंगे। सीएजी शक्तियां, दायित्व, कर्तव्यों अधिनियम 1971 बनाया गया है। इसका कार्य है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की लेखाओं का परीक्षण करता है, मतलब ऑडिट करता है। राज्य सरकारों का लेखांकन करता है, किंतु भारत सरकार का नहीं करता, मतलब ऑडिट करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के भंडार गृहों का लेखा परीक्षण करता है। लोक निगमों, मतलब पब्लिक कॉर्पोरेट का लेखा परीक्षण, जिन्हें सीएजी के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं रखा गया है, करता है। सरकारी कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण होता है। सरकार की शुद्ध आय की गणना और प्रमाणित करना 279। राष्ट्रपति को लेखांकन का प्रारूप निर्धारित करने में परामर्श देता है, आर्टिकल 150 में विवरणित है। सीएजी की रिपोर्ट, आर्टिकल 151, संघ राज्य के विषय में राष्ट्रपति को देता है। संसद में राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत कराएगा और राज्य सरकार के विषय में उस राज्य के राज्यपाल को देता है तथा राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। सीएजी की समीक्षा, विगत वर्षों में सीएजी की भूमिका में निम्नलिखित कमियां रही हैं। सीएजी की कार्यप्रणाली में वर्तमान समय में भी ब्रिटिश कालीन लक्षण विद्यमान है। यह आय व्यय को तो जाने के पश्चात जांच करता है, इस प्रकार इसका कार्य, यह आय व्यय हो जाने के पश्चात जांच करता है, इस प्रकार इसका कार्य स्व परीक्षण जैसा है। यह भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाता, बल्कि भ्रष्टाचार होने के बाद उसका पता लगाता है। सामाजिक लेखा परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीक सीएजी प्रयोग नहीं करता। सामाजिक लेखा परीक्षण का अर्थ है कि इस बात का पता लगाना चाहिए कि कितने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया गया है, कि कितने व्यय से कितने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया गया है। इन सीमाओं के बावजूद भी सीएजी ने विगत वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय लोक वित्त, मतलब पब्लिक फाइनेंस का रखवाला यानी प्रहरी, वॉचडॉग बताते हुए इसे संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी है। सीएजी ने इस रूप में प्रभावी भूमिका निभाई है। यह संसद के और लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सीएजी ने समय समय पर सीएजी सक्रियतावाद का परिचय दिया और भारतीय वित्त के प्रहरी के रूप में प्रभावी भूमिका निभाई है। ब्रिटेन से तुलना, विस्तार से लिखना है। यूके में नियंत्रण के रूप में राजकोष से धन के निकासी पर नियंत्रण रखता है। महालेखा परीक्षक के रूप में दोनों रूपों में कार्य करता है। भारत में नियंत्रण के रूप में नहीं कार्य करता, वित्त मंत्रालय करता है नियंत्रण के रूप में। महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 के मध्य। आर्टिकल 239(1), यूनियन टेरिटरी का प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। और राष्ट्रपति कैसे चलाएगा? एक प्रशासक के माध्यम से चलाता है, कुछ राज्यों में जैसे उपराज्यपाल के द्वारा। इस प्रशासक का नाम बदल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रमुख आयुक्त, चीफ कमिश्नर, और यह राष्ट्रपति का एजेंट होता है। आर्टिकल 239(2), यदि प्रशासक का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को प्रशासक का अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। आर्टिकल 239(1), किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा या मंत्री परिषद का सृजन किया जा सकता है या समापन किया जा सकता है। संसद द्वारा बनाया जा सकता है, कानून बनाकर। इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली के विषय में प्रावधान, 69 संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 239(a), आर्टिकल 239(a)(b), नाम बदला गया। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं दिल्ली के,
अब मंत्रिपरिषद प्लस मतलब मंत्रिपरिषद सीएम सहित 7 सीटें, विधानसभा की सीटों से 10% अधिक नहीं। दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीएम के परामर्श पर। दिल्ली के सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद दिल्ली विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति सभी विषयों पर किंतु निम्नलिखित को छोड़कर पुलिस, कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि अपराध न्यायालय यह केंद्र के नियंत्रण में होता है, मतलब संसद के छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है दिल्ली विधानसभा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के मध्य विवाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस विषय को समाधान के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य होगा और जब तक राष्ट्रपति का निर्णय नहीं आता तब तक जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर उचित समझे निर्णय ले सकता है, मतलब किसी भी विवाद के विषय में। ये बातें संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग। पक्ष में तर्क। पुलिस आदि विषय चुनी गई सरकार के पास होंगे और दिल्ली सरकार की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। बेहतर प्रशासन की संभावना होगी। राज्यों में इसी प्रकार का मॉडल लागू है। विपक्ष में तर्क। पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार को अनेक अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह में बाधा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार को अनेक राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को निर्वाह में बाधा होगी। दिल्ली क्षेत्र की राजधानी है और विश्व का प्रत्येक देश राजधानी को अपने नियंत्रण में रखता है। राजधानी राष्ट्र की पहचान है विश्व में। और अगला चैप्टर है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, भाग 10 में वर्णन है। आर्टिकल 244 में अनुसूची 5वां और 6वां बहुत इंपॉर्टेंट। 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244(1) असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जनजाति क्षेत्र आएंगे। 5वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी जनजाति क्षेत्र आएंगे। राज्य के कुछ भागों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश शामिल है, मतलब 5वीं अनुसूची में। प्रावधान। इन क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से करेगा। अनुसूचित क्षेत्र की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन चलाने में राज्यपाल विवेकानुसार निर्णय ले सकता है। किसकी राय से लेगा? इसके लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद मतलब टीएसी मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के परामर्श से निर्णय लेता है। इस टीएसी में 20 सदस्य होंगे। एक 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होंगे और शेष मनोनीत होंगे। शक्तियां राज्यपाल को इन क्षेत्र में मतलब प्रशासन चलाने के संबंध में। राज्यपाल इस क्षेत्र में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू होने से रोक सकता है या संशोधन कर लागू कर सकता है। जनजातियों की भूमि को गैर जनजातियों को हस्तांतरण करने से रोकने वाले कानून को लागू कर सकता है। साहूकारी व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के विषय में। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से करेगा। अनुसूचित क्षेत्र की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाएगा प्रतिवर्ष। राज्यपाल स्वशासी जिले की स्थापना कर सकेगा। मतलब 6वीं अनुसूची के विषय में मतलब जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उसको राज्यपाल स्वशासी जिले की स्थापना कर सकेगा। इसका प्रशासन उस जिले में स्वशासी जिला परिषद बनाई जाएगी, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी, जिसमें 30 सदस्य होंगे, 26 निर्वाचित, 4 मनोनीत उसी क्षेत्र की जनजातियों द्वारा, मतलब उस क्षेत्र की जनजातियां मतलब निर्वाचित करेंगे। एडीसी को शक्तियां, इन्हें अर्ध विधायी शक्ति, क्वासी लेजिस्लेटिव कानून बनाने जैसी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, लागू करने, प्रशासन चलाने, अर्ध न्यायिक न्याय करने जैसी शक्तियां। विषय है कि भूमि, कृषि, सिंचाई, वन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि से संबंधित। पेशा अधिनियम 1996। पेशा मतलब प्रोविजन एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996।
पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का कानून। पेशा कानून 1996 में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू करने के लिए निर्मित किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की विशेष शक्तियां सौंपी जा गई हैं। प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायतों के अध्यक्ष का पद जनजातियों के लिए आरक्षित होगा और पंचायतों की न्यूनतम आधी सीट जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। ग्राम सभा को शक्ति संपन्न बनाया गया और उसी कोई भी विकास कार्यक्रम के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा। ग्राम सभा और पंचायतों को व्यापक शक्तियां सौंपी गई हैं, जैसे वनों के प्रबंधन में निर्णय, खान के लाइसेंस आदि के संबंध में निर्णय, बाजार शराब आदि के कारोबार का प्रबंध, लघु वन उत्पादों का उपयोग, सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं का नियंत्रण, उधार देने की व्यवस्था का नियंत्रण आदि।